नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं सौरभ शर्मा और आप देख रहे हैं जवाब दो। आतंकी संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पीएफआई 2047 तक भारत को मुस्लिम राष्ट्र बनाना चाहता है। उसके इस मंसूबे में सबसे बड़ी अड़चन है प्रधानमंत्री मोदी। अपना जिहादी मंसूबा पूरा करने के लिए वो किसी भी तरह मोदी को रास्ते से हटाना चाहता है। 12 जुलाई को प्रधानमंत्री जब पटना में थे तो उनके कार्यक्रम में इसी एजेंडे के तहत एक बहुत बड़ी गड़बड़ी फैलाने की प्लानिंग की गई थी। पटना पुलिस ने एक बहुत बड़ी साजिश का खुलासा किया है जो आज हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। पुलिस को अपनी इन्वेस्टिगेशन में पता चला है कि 2 महीने से प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में गड़बड़ी फैलाने के लिए फुलवारिया शरीफ की अहमद पैलेस नाम की इमारत में बाकायदा लड़कों को ट्रेनिंग दी जा रही थी। इस बिल्डिंग से प्रधानमंत्री के कार्यक्रम से एक दिन पहले 11 जुलाई को पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। मोहम्मद जलालुद्दीन और अतहर परवेज इनके नाम हैं और इनके पास से हिंदी और उर्दू में लिखे कागज और बुकलेट मिले, झंडे मिले जो हिंदी और उर्दू में लिखे हुए थे, कागज और बुकलेट। एक झंडा मिला। गिरफ्तार जलालुद्दीन अपने पहले बिहार पुलिस का दरोगा था और अतहर परवेज सिमी का एक्टिव मेंबर था और अब वो पीएफआई से जुड़ गया है। इनसे पूछताछ में 26 लोगों के नाम सामने आए हैं जिनको आतंकी ट्रेनिंग दी गई थी। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में इन्होंने बताया है कि नुपुर शर्मा के बयानों का बदला लेने की योजना पर यह काम कर रहे थे और सबसे ज्यादा खौफनाक और सनसनीखेज बात, इनके पास से जो दस्तावेज मिले हैं उनमें 2047 तक भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने का मंसूबा है, छपा हुआ है। पीएफआई के नाम से बुकलेट है जो आजादी के 100 साल पूरा होने पर 2047 में देश को इस्लामिक राष्ट्र बनाना चाहते हैं। इसके अलावा पुलिस ने इनके खिलाफ जो एफआईआर दर्ज की है उसके कुछ मेन पॉइंट्स हम आपको बता दें, आपको पता चलेगा यह कितनी बड़ी साजिश थी। पहले तो प्रधानमंत्री के प्रोग्राम में गड़बड़ी का प्लान था। 2047 तक इस्लामिक राष्ट्र बनाने का मंसूबा था। सिमी के मेंबर्स को अपने साथ जोड़ने का प्लान था पीएफआई में। सिमी के सदस्यों का गुप्त संगठन बनाने का इरादा था। जेल में बंद सिमी के आतंकवादियों की मदद की जा रही थी और नुपुर शर्मा के खिलाफ मुहिम चलाई जा रही थी। नुपुर शर्मा के बयान का बदला अमरावती और उदयपुर को बताया गया। इसके अलावा हिंदुओं के खिलाफ मुसलमानों को भड़काना यह इसका मुख्य लक्ष्य था। पटना पुलिस ने इस मामले में आज एक और संदिग्ध अरमान मलिक को भी गिरफ्तार कर लिया है। पूरे मामले में अब तक कुल 3 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। आपको पहले हम पुलिस की बात सुनाते हैं। अच्छा, आपको हम ये पुलिस का वर्जन सुना है उससे पहले चूंकि हमारे साथ पीएफआई के राष्ट्रीय सचिव मोहम्मद शफीक साहब जो हैं वो जुड़ चुके हैं। शफीक साहब का स्वागत है। जो पटना पुलिस ने ये 3 लोगों को गिरफ्तार किया है और उसके बारे में कहा गया है पुलिस के द्वारा कि ये सीधे सीधे पीएफआई से जुड़े हुए हैं। आपको मेरी आवाज आ रही है शफीक साहब? जी मैं सुन सकता हूं। जी, पटना पुलिस कह रही है कि ये लोग जो हैं सीधे पीएफआई से जुड़े हुए थे, पीएफआई का एक्टिव मेंबर था और एक शख्स ने अपने आप को यह बताया है कि वो पीएफआई का पोस्ट होल्डर भी है और उसने ये कहा है कि मैं पीएफआई का पटना जिला का महासचिव हूं। इसका नाम है अतहर परवेज और इसने पुलिस के सामने ये कबूल किया है कि ये लोगों को ट्रेनिंग दिया करते थे चाकू और तलवारें चलाने की। प्रधानमंत्री के पटना पहुंचने से पहले ये वहां कोई बड़ी वारदात करना चाह रहे थे। ये पुलिस के शब्दों में, पुलिस ने, एसपी ने जिसने खुलासा किया, उन्होंने कहा कि कोई आतंकी साजिश थी। बताइए, सीधे सीधे इसके तार पीएफआई के साथ जोड़ रही है पुलिस। जी, आप जो इल्जामात का जो लिस्ट आप पढ़े वो लिस्ट में नोट डाउन किया। इतना लंबा लिस्ट है पीएफआई के खिलाफ जो लिस्ट है, मैं एक एक लिस्ट को डाइसेक्ट करके जवाब दूंगा। लंबा लिस्ट है तो इल्जाम जो पड़े आप उस इल्जाम को जवाब भी सुनने का एक थोड़ा सब्र रखना है। ठीक। पहले चाकू तलवार के साथ प्राइम मिनिस्टर मोदी को जो है हटाने का ये क्या लॉजिक है? ये एक सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस आकर एक चाकू तलवार के साथ प्राइम मिनिस्टर मोदी के इसमें गड़बड़ी करके एक 140 करोड़ लोगों का देश का प्राइम मिनिस्टर इतना बड़ा एक शख्स के प्रोग्राम में आकर कोई कनेक्ट हो रहा है क्या? ये बात ये कोई लॉजिक कुछ है इसमें? ये बेबुनियादी बात है क्या? इसमें क्या मजाक है? इतने बड़ा देश का प्राइम मिनिस्टर के प्रोग्राम में आकर 1-2 लोग बैठकर चाकू तलवार करके क्या करेंगे वो लोग? क्या रेडिकुलस आर्ग्यूमेंट है ये? एक दूसरा बात,
पीएफआई जो है 10% मुसलमानों को जमा कर इस्लामी मुल्क बनाने की एक रणनीति, एक साजिश करके पीएफआई काम कर रहा है बोल के उधर पुलिस का जो इल्जाम आया। कितना इजी है एक मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन पे इल्जाम लगाना और उस पे जो है उंगलियां उठाना। ये देश में कितना आसान है ये जो मालूम पड़ रहा है। देखो इसमें ये जो 10% की ये सब बात है, ये कोई डॉक्यूमेंट उधर नहीं है। ये एक्चुअली उत्तर प्रदेश में एक जो हाथरस गैंगरेप के बाद उसके नेक्स्ट एक बस्ती का एक केस हुआ। उस बस्ती का केस का चार्जशीट में ये जो सब्जेक्ट जो है वहां का पुलिस ने लाया है, ये टोटली फैब्रिकेटेड केस है। वो फैब्रिकेटेड केस हाथरस गैंगरेप को छुपाने के लिए, दबाने के लिए 5 मुस्लिम युवाओं को लेकर जाके जेल में जो डाले, उस केस का जो चार्जशीट का एक पेज को लाकर यहाँ के पुलिस ने पढ़ा उसको। तो ये नहीं, ये जो डॉक्यूमेंट बता रहे हैं ये इंडिया 2047 टुवर्ड्स रूल ऑफ इस्लामिक इंडिया, इंटरनल डॉक्यूमेंट नॉट फॉर सर्कुलेशन, नहीं है ये पीएफआई का नहीं है। पीएफआई का डॉक्यूमेंट नहीं है। ये आप वेरीफाई कर लो। आपका जो 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 आर&डी टीम है या रिसर्च टीम है उसको बोलो कि ये एक चार्जशीट है बस्ती के केस में, उत्तर प्रदेश का चार्जशीट का मामला है ये कोई पीएफआई का डॉक्यूमेंट है, यूपी पुलिस का डॉक्यूमेंट है ये। नहीं, पुलिस तो कह रही है वहां से जो बुकलेट मिली 7 पन्नों की, उसमें सारी बातें हैं कि हम 10% मुसलमानों को अपने साथ मिला लेंगे अगर तो हम कावर्ड मुस्लिम मेजॉरिटी पॉपुलेशन को दबा लेंगे और इस्लामिक रूल ले आएंगे। जैसा वो इल्जाम जो मजाक का जो बेबुनियादी इल्जाम है, एक रेडिकुलस इल्जाम, वैसा ये एक इल्जाम है। 10% मुसलमान, अभी 14% मुसलमान जो है अपना बुनियादी हक इंडिया में मांग रहा है, वो नहीं ले सकता। वो 10% मुसलमान मिलकर इंडिया को इस्लामिक शफीक साहब, ये तो मैं भी मानता हूं कि कोई नहीं ले सकता और इस्लामिक राज ला सकता है इंडिया में, लेकिन पुलिस, सवाल तो आपसे पुलिस के इल्जाम पर कर रहा हूं मैं। ये पुलिस के इल्जाम है, बुकलेट मिली उस पर पीएफआई लिखा है और उसके अंदर लिखा हुआ है यही 10% मुसलमान मिलकर इस्लामिक राष्ट्र 2047 तक हम बना लेंगे और बातें उसके अंदर लिखी हुई हैं। आप कह रहे हैं कि ये पीएफआई का डॉक्यूमेंट नहीं है। वहां जो आदमी पकड़ा गया वो कहता है मैं पीएफआई का एक्टिव मेंबर हूं और पटना का मैं महासचिव भी हूं। हाँ, वो अपने आप को पीएफआई का मेंबर बोल रहा है, एक्टिव मेंबर। बुकलेट मिल रही है पीएफआई की, झंडे नहीं, झंडा भी पीएफआई का मिल रहा है, झंडा भी पीएफआई का। मैं क्या आर्ग्यूमेंट किया, मैं क्या, आप उसको छोड़ो। इंडिया में 70 इयर्स में पुरानी कहानी है ये। मुसलमान को लेके जाके मार के कन्फेशन स्टेटमेंट लेकर ऐसे कितने की झूठे बॉम्ब ब्लास्ट केसेस बनाकर जिंदगियों को बर्बाद करके मुसलमान युवाओं का, ये कोई नई बात नहीं है भारत देश में। आपके ऑफिस से भी आकर 2 लोगों को पुलिस को आप दे दो, पुलिस उनको मार के जो है उनके साथ। तो आप कह रहे हैं सब फैब्रिकेटेड है, ये आप कह रहे हैं सब झूठे इल्जाम पुलिस ने प्लांट किए। सब बकवास है ये सब बकवास है, कोई बुनियाद नहीं है इसमें। अच्छा, फैब्रिकेटेड मामला है। पुलिस ने जो पुलिस ने सर एक सेकंड, पुलिस ने वो जो 7 पन्ने के डॉक्यूमेंट हैं उसमें से 2 पन्ना कोट किया है, 2 पन्ने का बोला कि 2 पन्नों में बड़ी बातें लिखी हुई हैं। उसमें से पन्ना नंबर 3 वो जो डॉक्यूमेंट पीएफआई का बताया जा रहा है, आप जो कह रहे हैं पीएफआई का नहीं है, उसके अंदर लिखा हुआ है ये चार्जशीट है। ये और चार्जशीट जो है हम लोग नहीं बनाते, पुलिस बनाती है। अच्छा ठीक है, मैं तो कह रहा हूं पुलिस का इल्जाम है। पुलिस ने जो वो बताया कि उस 7 पन्ने में से पन्ना नंबर 3 पर क्या लिखा है कि हम 2047 तक ऐसा देश बनाएंगे जहां पॉलिटिकल पावर वापस मुसलमानों के हाथ में आ जाएगी, जो ब्रिटिशर्स ने हमसे अनजस्टली हमसे छीन ली थी। एक बात इसके अंदर लिखा हुआ है। फिर उसके बाद आगे लिखा हुआ है इसका रोड मैप जो है उसके तहत हमने सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट मुस्लिम कम्युनिटी का करने के लिए अलग अलग फाउंडेशंस बनाई हैं। एक का नाम लिखा है एम्पावर इंडिया फाउंडेशन। क्या पीएफआई या एसडीपीआई का कोई एम्पावर इंडिया फाउंडेशन नाम का कोई ऐसा संस्था है? एम्पावर इंडिया फाउंडेशन बोल के एक संस्था है, मगर हमारा कोई संस्था नहीं है। हमारा संस्था पीएफआई है। नहीं, एम्पावर इंडिया फाउंडेशन किसका है? एम्पावर इंडिया फाउंडेशन वालों का है, पीएफआई वालों का है। इसमें हमारा उनका ऐसा नहीं है। इसका पीएफआई से कोई लेना देना नहीं है। उसमें 2-4 लोग इसमें रहेंगे, ये कोई गुनाह नहीं है। ये कोई इंडिया में कोई गुनाह नहीं है, वो कोई गलत काम भी नहीं है। नहीं, वो तो मैंने आपसे इसलिए पूछा क्योंकि आपने कहा वो डॉक्यूमेंट पीएफआई का नहीं है। पीएफआई के डॉक्यूमेंट में इस फाउंडेशन का जिक्र है। देखो, आप जो इल्जामात की फहरिस्त में मैं जस्ट गूगल कर रहा था, ये जो 2047 का जो डॉक्यूमेंट है, उस डॉक्यूमेंट को कौन आके रिलीज किए? उस डॉक्यूमेंट को रिलीज करने वाले राजेंद्र सरचार थे।
कौन राजेंद्र सरचार है? राजेंद्र सरचार जो है यूपीए सरकार के वक्त पर इंडिया के मुसलमानों की हालात के बारे में कंप्लीट थरो रिसर्च एंड एनालिसिस करके उसको आकर फाइल करने वाले राजेंद्र सरचार हैं। हाँ। वो खुद आकर बोले हैं कि लेट मी कंप्लीट, ये डॉक्यूमेंट के बारे में बोले हैं कि एक कंप्लीट रोड मैप है मुस्लिम कम्युनिटी को एम्पावर करके दूसरे समुदाय के बराबर में लाकर एक डिग्निफाइड लाइफ के लिए उनको मदद करने का एक डॉक्यूमेंट है बोलकर कौन बोल रहा है? एक रेप्यूटेड एक स्कॉलरली पर्सन राजेंद्र सरचार कह रहे हैं। ठीक है। ये लोग आकर आतंकवादी है वो है क्या? मुसलमान को देखेंगे तो आतंकवादी। नहीं तो आप कह रहे हैं कि वो डॉक्यूमेंट जो राजेंद्र जी ने बनाया उसके अंदर ये 2047 तक हम इस्लामिक राष्ट्र भारत को बना देंगे, ये बात बाद में जानबूझ के जोड़ दी गई ये शरारत के तहत। कौन जोड़ दिया? नहीं आप कह रहे पुलिस और यूपी पुलिस। हाँ, पुलिस ने जोड़ा बोल रहे हैं। मैं बोल रहा हूं कि वो जोड़ दिया बिहार का। देखो एक्चुअली क्या है, मैं बोलता हूं आपको, ये सब पुलिस डिपार्टमेंट में थोड़े लोग अटेंशन सीकर्स हैं। ये लोगों को फास्ट ग्रो होना है डिपार्टमेंट में, उनको प्रमोशन चाहिए, बीजेपी में इलेक्शन कंटेस्ट करना है वो लोगों को। ठीक है। ये सब काम के लिए ये अटेंशन सीकर्स क्या अच्छा, करते हैं? एक बात का जवाब और दे दीजिए बस मुझे, पीएफआई एसडीपीआई के मेंबर ये एम्पावर इंडिया फाउंडेशन के भी मेंबर होते हैं या नहीं? You should allow me to complete this very important point. This is what this Superintendent of Police in Karnataka was doing. This guy is now the BJP state president in Tamil Nadu. ये ऐसे लोग जो है फास्ट ग्रो होना अपने करियर में, ग्रो होने के लिए see you have to do two things very important. One, cruelty towards Muslims and loyalty towards RSS. अच्छा ठीक है, cruelty towards Muslim करेंगे तो आपको ग्रोथ फास्ट मिलेगा। बोल शफीक साहब सुनिए, दो सवाल मेरे जवाब दे दीजिए आप। पहली बात तो आपने बोला कि ये डॉक्यूमेंट फैब्रिकेटेड है, बिहार पुलिस ने फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट बताया। एएसपी, पुलिस का एएसपी बोल रहा है कि मैंने अभी अपने काउंटर पार्ट में तेलंगाना हैदराबाद में बात किया और उन्होंने मुझे बोला कि सेम यही डॉक्यूमेंट इंडिया 2047 टुवर्ड्स रूल ऑफ इस्लामिक इंडिया, ये हमें हैदराबाद में भी मिला है। सेम डॉक्यूमेंट उनको हैदराबाद में, हैदराबाद तो बीजेपी रूल स्टेट नहीं है। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, मैं आपको बोलता हूं। एम्पावर इंडिया का वेबसाइट में आप जाकर सर्च करो, एम्पावर इंडिया के वेबसाइट में पब्लिक डोमेन में पूरी दुनिया वो लोग किताब डालकर लोगों को दे रहे हैं कि ये रोड मैप है, इस रोड मैप को आप फॉलो करो, ऐसे एनजीओ बनाओ, मुस्लिम कम्युनिटी को जॉब्स में, उनको एजुकेशन में, उनको पॉलिटिकल फील्ड में, उनको फाइनेंशियल में, उनको मार्केटिंग में कैसा उनको डेवलप करना है, ये डॉक्यूमेंट है, इसमें कोई शक नहीं है। ये डॉक्यूमेंट मैं रिक्वेस्ट करता हूं आप भी जाकर पढ़ो। नहीं सर, तो वही तो बात है ना। देखिए फिर वही तो आप, अब ये बड़ी लंबी कहानी आप बना रहे हैं। देखिए आप कह रहे हैं पुलिस ने इतनी लंबी चौड़ी कहानी बनाई, एक तो फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट बनाया, उस डॉक्यूमेंट को उसके ऊपर पीएफआई छापा और उसके अंदर एम्पावर इंडिया का जो है फाउंडेशन का नाम भी लिख दिया। एम्पावर इंडिया फाउंडेशन है ये आप मान रहे हैं और वो मुसलमानों के लिए काम करती है। इंडिया में ये मैं आपको एक एग्जाम्पल बोलता हूं, तमिलनाडु में 10 इयर्स बैक क्या हुआ, पॉपुलर फ्रंट ऑफिस में एक नॉन मुस्लिम को इस्लाम में आने के बाद पॉपुलर फ्रंट ऑफिस में जाके बॉम्ब्स का जो बॉक्स को लेकर जाके पुलिस रखवाया, मालूम है? 10 साल के पहले पुलिस ने करवा कर वहां का जो पुलिस डिपार्टमेंट के जो ऑफिसर्स को रेड हैंड पकड़े गए वो लोग। चलिए ठीक है शफीक साहब, मैं बाकी मेहमान भी हैं, अगर आप चर्चा में साथ देना चाहते हैं तो आपका बहुत स्वागत है। अब मैं चाहूंगा आप हमें समय दीजिए, मैं बाकी मेहमानों के पास जरा जा रहा हूं। और ये जो बातें बार बार उठती हैं ना, बार बार जो बातें उठती हैं कि देश में जहां भी हिंसा हो रही है वहां पीएफआई का लिंक कैसे आ जाता है, इसलिए ये कुछ सवाल हैं जो आपके सामने हम रख रहे हैं, फिर मेहमानों के पास चलेंगे। सवाल ये कि क्या समाज सेवा बहाना है, प्रधानमंत्री मोदी को निशाने पर लेना है, खुद को शांतिवादी बताना है, आखिर ये कैसे? कहा जाता है कि हिंसा का, आतंक का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन फिर भी धर्म विशेष के नाम पर ही ऑर्गेनाइजेशन बनाना, ट्रेनिंग देना, ट्रेनिंग में ये बोलना, जो ये डॉक्यूमेंट पुलिस का बता रहा है कि एक वर्ग को टारगेट करना है, तो ये कैसे सहा जाए? पीएफआई खुलेआम देश में मुसलमानों को भड़का रही है, ये पुलिस का इल्जाम है, लेकिन इसका विरोध कहीं क्यों नहीं होता? और भारत में रहकर हिंदू मुसलमान की दीवार खड़ी करने की क्या कोई शख्स ट्रेनिंग दे रहा है, कोई ऑर्गेनाइजेशन ट्रेनिंग दे रही है? और फिर वही सवाल, देश में जहां भी कोई सांप्रदायिक हिंसा होती है पीएफआई का एंगल निकल के ही आता है और कहीं भी पीएफआई पर बैन नहीं लगाया जाता। अब हम चल रहे हैं मेहमानों के पास। हमारे साथ शहजाद पूनावाला जी, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, जुड़ रहे हैं। शहजाद साहब स्वागत है आपका। शुभ्रष्टा जी हमारे साथ जुड़ रही हैं, जानी मानी राजनीतिक विश्लेषिका हैं। शुभ्रष्टा जी स्वागत है आपका भी। ओपी सिंह साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी हैं, स्वागत है आपका। और मोहम्मद अतीक साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मोहम्मद जब्बार साहब मुझे लग रहा है कि इस वक्त स्क्रीन पर, जब्बार साहब आप हैं हमारे साथ?
जी जी, सैयद जी जव्वाद मेरा। जी, ठीक करा दे। मोहम्मद जब्बार हैं हमारे साथ, मोहम्मद सैयद जब्बार साहब जो हैं वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो शहजाद साहब, आपने सारी चर्चा सुनी। मैं कोशिश कर रहा था कि पीएफआई के मेंबर मिले हैं तो जो ये पुलिस की इन्वेस्टिगेशन है इसके बारे में वो कुछ बताओ। उन्होंने सबको फैब्रिकेटेड बता दिया, पुलिस ने कोरी कहानी बना दी है। उनसे पूछिएगा जरा, अगर वो अभी भी हैं, क्या जब केरल की हाई कोर्ट ने कहा कि पीएफआई और एसडीपीआई एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है और उन्होंने वहां की सरकार से कहा कि इन पर प्रतिबंध लगना चाहिए, वो भी फैब्रिकेटेड है। केरल की सरकार 2012 में वामपंथियों की सरकार थी, ओपी सिंह साहब बैठे, हलफनामे में उन्होंने कहा कि पीएफआई इज नथिंग बट एन अवतार ऑफ सिमी, ये भी फैब्रिकेटेड है। अभी हाल ही में केरल की पुलिस ने आईसिस लिंक्स पाए हैं पीएफआई के सदस्यों के बारे में, वो पेपर में भी छपा है, हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस में भी छपा है। बॉम्ब मेकिंग यूनिट्स पाए गए हैं और टीजे जोसेफ का जो हाथ काटा, आप तलवार की बात कर रहे थे, तो ये तलवार से टीजे जोसेफ का हाथ काटा था, 13 लोगों को कन्विक्ट किया था, पीएफआई के सदस्य थे। तो ये सारा फैब्रिकेटेड है। उल्टा अब जब से हमारी सरकार आई है तब आपको पता होगा कि यूपी सरकार ने भी बैन की मांग की है, एनआईए ने भी उस पर आगे बढ़ते हुए एक तो उनके ऊपर बैन के लिए मांग रखी है और दूसरी बात उसको पुख्ता करने के लिए इस पूरे केस को ईडी की जांच शुरू हुई है। ईडी ने कई सारे इनके एसेट सीज किए हुए हैं, परंतु दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है, कर्नाटका की सरकार ने भी कुछ कार्रवाई की है, पुलिस भी उस पर कर रही है, पर दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि आज जो घटना हुई, आपको पता है सीपीआई एमएल के एक एमएलए है, गोपाल दास रवि नाम है उनका, गोपाल रविदास है उनका नाम, उन्होंने कहा कि यह मुसलमानों को बदनाम करने की साजिश है। कांग्रेस पार्टी जब हम लोग कार्रवाई करते हैं पीएफआई पर तो कहती है कि पीएफआई पर कार्रवाई मत करो, केसी वेणुगोपाल ने भी कहा था, और इसके अलावा कांग्रेस पार्टी की जब कर्नाटका में सरकार थी 175 केस विड्रॉ कर दिए। राजस्थान में पीएफआई को खुली छूट मार्च निकालने के लिए दी जाती है, हिंदू नववर्ष की यात्रा पर बैन लगा दिया जाता है। तो ये जो सॉफ्ट कॉर्नर फॉर टेरर है कांग्रेस का, वामपंथियों का, ये इसी की वजह से ये संरक्षण इन तंजीमों को मिलता है। शहजाद साहब, ठीक है, कोई पार्टी और या कोई नेता जो है उसके मन में कोई सॉफ्ट कॉर्नर है टेररिस्ट के लिए, ये बात उनकी हो सकती है, उनको भी पकड़िए और इस पर बैन लगाइए। संस्था पर कौन रोक रहा है? हर जगह तो पीएफआई का नाम आता है। मैं आपको वही बता रहा हूं, ओपी सिंह साहब क्योंकि बैठे, मैं आपको फिर से रेफरेंस दे रहा हूं। पीएफआई ऐसी तंजीम है जिसके सदस्य जो है वो अमॉर्फस है, मतलब पहले सिमी में थे, फिर पीएफआई चले गए, पीएफआई बैन करो तो हो सकता है कि आईएम या कोई और संस्था में चले जाए। तो इसीलिए इस सरकार ने यूएपीए को स्ट्रेंथन करते हुए इंडिविजुअल्स पर बैन की वकालत की और हमने इंडिविजुअल्स को भी बैन करना शुरू किया है। इसकी मुखालफत किसने की? कांग्रेस पार्टी ने। मतलब कि हम लोग हर वो एक पहलू को, लूपहोल को बांध रहे हैं ताकि पीएफआई या उसके सदस्य सारे प्रतिबंधित हो जाए, परंतु कांग्रेस पार्टी की जो तुष्टीकरण की राजनीति है उसके चलते आज भी हम देखते हैं कि सॉफ्ट कॉर्नर फॉर टेरर, चाहे बाटला हाउस हो, चाहे जाकिर नायक हो, चाहे पीएफआई हो, चाहे नुसरत मिर्जा हो, ये इस प्रकार का सॉफ्ट कॉर्नर दिखाई देता है। मैं ओपी सिंह साहब के पास जाना चाहता हूं। सर, मैं जो पुलिस ऑफिसर हैं उन्होंने जो बात बताई है वो आपके सामने रखूंगा। उन्होंने हमारे रिपोर्टर से बात करते हुए सबसे पहले ये कहा कि पीएम के दौरे के एक हफ्ता पहले से हमें जानकारी मिल रही थी कि उस वक्त, और ये उनका वर्ड है, उन्होंने वर्ड किया, आतंकी हमले की साजिश हो रही थी, ऐसा उनको उसकी सूचनाएं मिल रही थी। उन्होंने कहा नेशनल लेवल इंटेल भी थी इसके बारे में। और पुलिस ने जो चार्जेस इन लोगों के ऊपर लगाए हैं, और पुलिस खुलकर कह रही है कि इन्होंने खुद को पीएफआई का मेंबर बोला। चार्जेस सुने सर: देश विरोधी मुहिम चलाना, देश की अखंडता को भंग करने के लिए और देशों से मदद मांगना, दो समुदायों के बीच विद्वेष फैलाना, अशिक्षित बेरोजगार युवकों को अस्त्र शस्त्र की ट्रेनिंग देकर गुमराह करना और एक समुदाय विशेष के खिलाफ भड़काना। मुझे बताइए, क्या यह फेयर ग्राउंड नहीं है कि पीएफआई के ऊपर बैन लगे? देखिए सौरभ, जो शहजाद पूनावाला ने कहा वो मैं बिल्कुल उससे सहमत हूं। उत्तर प्रदेश का मुझे अनुभव है, आज जो गिरफ्तारियां हुई हैं और क्या क्या रिकवरीज हुई हैं वो टीवी पे और चैनल्स पे आ रही हैं, उसके विषय में मुझे कुछ नहीं कहना है। लेकिन ये सत्य है कि जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स होती हैं वो किसी न किसी आधार पर होती हैं, और पीछे कई वर्षों में हमने देखा कि पीएफआई का क्या रोल रहा है। उनके टेरर मॉड्यूल्स में इंक्रिप्टेड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, एप्लीकेशंस, चैट प्लेटफॉर्म्स, उन सबों का उन्होंने एक्सटेंसिव यूज किया है और उनके मोबाइल फोन से ये सभी चीजें रिकवर हुई हैं। मैं यूपी के परिप्रेक्ष्य में कह सकता हूं कि हमेशा से इनका ये रहा है कि देश को इस्लामिक देश कैसे बनाया जाए, ये इनका टारगेट रहा है। 2047 है कि नहीं है ये तो इनके डॉक्यूमेंट्स बताएंगे, लेकिन इस्लामिक देश बनाने की इनकी जो मंशा है ये रही है वहां पे। और जहां तक उत्तर प्रदेश का सवाल है, सर, आप ये सीधे आप पीएफआई एसडीपीआई के लिए कह रहे हैं? बिल्कुल, मैं पीएफआई के लिए कह रहा हूं। अच्छा, मैं पीएफआई के लिए कह रहा हूं, पीएफआई पर ही चर्चा हो रही है।
और उस पीएफआई पर उत्तर प्रदेश सरकार ने इसको बैन करने के लिए रिकमेंडेशन भेजा था। और ये हम लोगों ने सीएए के प्रोटेस्ट में भी और नागरिकता वाले कानून के प्रोटेस्ट में भी हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार इनका पीएफआई का प्रदर्शन हो रहा था। और उन लोगों ने कई जनपदों में इस प्रकार की घटनाएं की, जिससे ये पता चला कि उनका रोल बहुत ही बृहत है। और उसमें मुकदमे दर्ज हुए, उनमें कई लोगों की गिरफ्तारियां हुई और इनके जितने भी कई जगहों से ई बुक्स मिले, मैसेजेस मिले इनक्रिप्टेड टूल्स में, डिटेल्ड मैनुअल्स मिले। आज भी मैंने देखा कि इनका एसडीपीआई का मैनिफेस्टो मिला हुआ है। और ये सब जितनी भी संगठन है, ये इस तरह का जो प्रचार प्रसार कर रहे हैं, उसका एकमात्र मकसद यही है कि किस प्रकार हम इस्लामिक स्टेट बनाने की कोशिश करें। तो मैं नहीं समझता कि इनका ये कहना कि सारे फैब्रिकेटेड और मैन्युफैक्चर्ड डेटास हैं, सारी पुलिस इनके लिए बदनाम है। चाहे वो कर्नाटका की पुलिस हो, केरला की पुलिस हो, केरला के हाईकोर्ट ने भी इस प्रकार का जजमेंट दिया है, उत्तर प्रदेश पुलिस हो, बिहार पुलिस हो। हाउ कैन ही डिनाई ऑल दिस? ही कैन नॉट डिनाई। और हमारे पास इनकी प्रमाण है। अब ये इंटेलिजेंस का सब्जेक्ट है, इसलिए मैं उस पर बहुत ज्यादा कह नहीं सकता, लेकिन ये सत्य है कि इनके प्रमाण कई जगहों पे मिले हैं। और ये इस प्रकार के प्रमाण से यह साबित होता है कि पीएफआई का रोल संदिग्ध है और हमेशा एंटी नेशनल रहा है। तो ये असर अगर एक डीजीपी रहे एक राज्य के, उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य के, वो अपनी जानकारी से ये बातें बता रहे हैं, तो इससे तो ये झूठ सरासर फार्श होता है। आपने साफ कहा कि इस पीएफआई का और जिसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है एसडीपीआई का नाम आपने नहीं लिया, हालांकि कि इनका स्टेटेड गोल है कि भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाना है। और ये जो डॉक्यूमेंट बरामद हुआ है पुलिस ने, जिसकी बात की है 2047 टूवर्ड्स रूल ऑफ इस्लामिक इंडिया, इसमें यह बात खुलकर लिखी भी हुई है। शुभ्रष्टा, उसमें एक सबसे खतरनाक बात क्या लिखी है उस डॉक्यूमेंट में, जिससे मुकर रहे हैं पीएफआई वाले अभी, कि हमें इस बात का यकीन है कि हमें केवल 10% मुसलमानों का देश का साथ चाहिए, केवल 10%। और अगर हमें वो मिल जाए तो हम जो मेजॉरिटी, और वर्ड यूज किया है कावर्डली, अगर हमें वो 10% मुसलमान मिल जाएं तो हम देश की जो बुज़दिल मेजॉरिटी कम्युनिटी है उसको हम सब्जुगेट कर लेंगे और जो देश में एक बार जो पहले इस्लामिक राज था उसको वापस ला सकते हैं। सौरभ जी, पीएफआई से जो राष्ट्रीय सचिव आए वो अपनी बात रख के चले गए। अभी एसडीपीआई के शमीम अख्तर जो बिहार का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं वो यहाँ पे बैठे हुए हैं। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ और इन लोग दोनों से भी पूछना चाहती हूँ कि क्या इन्होंने इस डॉक्यूमेंट के आने के बाद कोई स्टेटेड ऑफिशियल पोजीशन रिलीज किया है क्या? चलो पीएफआई अगर नहीं भी करती है, जो स्टूडेंट विंग है एसडीपीआई पीएफआई की जो स्टूडेंट विंग है उसके जो नेता यहाँ बैठे हुए हैं, उनसे मैं ज़रूर जानना चाहूँगी कि क्या स्टूडेंट बॉडी ने इस जो लेटर बरामद हुआ है बिहार से, उसकी भर्त्सना करते हुए क्या कोई डॉक्यूमेंट लेकर के ये आए हैं? क्योंकि अगर वो नहीं आए हैं तो ऐसा क्यों न माना जाए कि कहीं ना कहीं टैसिट समर्थन है इस डॉक्यूमेंट का? पहली बात। दूसरी बात, बहुत आसान होता है कि कभी आप टेलीविजन पर 1-on-1 आकर के बात करते हैं और बिना सामने वाले के प्रश्न लिए हुए आप चले जाते हैं, लेकिन इसमें यह प्रश्न तो बनता है ना कि आज आपको यूपी की सरकार में और मोदी की सरकार में बहुत घुटन महसूस हो रही है, लेकिन तेलंगाना में किन की सरकार है? तेलंगाना में किन की सरकार है? 5 दिन पहले यूएपीए के तहत 3 लोगों को जो गिरफ्तार किया गया जो कि पीएफआई के ही लोग थे, उसमें आप किसकी साजिश मानेंगे? केरल में पिनराई विजयन ने बार बार एसडीपीआई को कथित तौर पर नाम लेते हुए उनकी भर्त्सना की है कि उनकी वजह से केरल में लॉ एंड ऑर्डर की समस्या है। इसमें कौन से मोदी और योगी जी का राज चल रहा है? तो बात समझिए, जिस ऑर्गेनाइजेशन पर लगातार सवालिया निशान लगाए जाते हैं, जिस ऑर्गेनाइजेशन की हिस्ट्री संदिग्ध रही है लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के, वो ऑर्गेनाइजेशन कैसे इतनी बड़ी बड़ी बात करके चली जाती है? और हम सवाल भी हम अगर उठाएंगे तो आपस में उठा करके रह जाएंगे, क्योंकि वो तो राष्ट्रीय सचिव चले गए, सवाल पूछा किनसे जाए? पीएफआई का नेतृत्व नहीं, अब एसडीपीआई के नेता है हमारे साथ, शमीम अख्तर जो बैठे हुए हैं जो नेता, उनसे पूछिए जी। शमीम अख्तर साहब स्क्रीन पे ले लें। शमीम साहब को, बिहार स्टेट प्रेसिडेंट है एसडीपीआई के। सर, पहले तो चूंकि एसडीपीआई पीएफआई क्लियर कर दें एक बार, आप पीएफआई जो है आप ही का ऑर्गेनाइजेशन है ना, एसडीपीआई का? एक्चुअली पीएफआई सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के बिहार प्रदेश अध्यक्ष हूँ। पीएफआई का एसडीपीआई कुछ नहीं है, ये राजनीतिक दल है जिसका बिहार का नहीं। एसडीपीआई पेरेंट बॉडी नहीं है पीएफआई की? नहीं, बिल्कुल नहीं। चलिए ठीक है, तो पीएफआई के बारे में लेकिन जानते तो हैं आप? पीएफआई के बारे में तो मुझे लग रहा है कि मुझसे ज्यादा आप
और ये मीडिया जानती है, बाकी सारे लोग जानते हैं, पूरे देश के लोग जानते हैं, लेकिन इसकी सच्चाई आप लोगों को नहीं पता। हाँ, तो आप इसलिए आप बताइए ना। एक मिनट, मैं कंफ्यूज हो रही हूँ, क्या एसडीपीआई पीएफआई की स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है? नहीं क्या मैम, आप ये ऑफिशियल पोजीशन दे रहे हैं शमीम अख्तर कि आपका पीएफआई से कोई लेना देना नहीं है, पीएफआई की स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है एसडीपीआई? स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल नहीं है, ये पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, पॉलिटिकल विंग है, ऑफ इंडिया में रजिस्टर्ड है। आप अपनी नॉलेज को थोड़ा सा इंक्रीज कर लीजिए मैडम, आप जाकर सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया। मैं अपनी नॉलेज, बहुत अच्छा हो रहा है कि मेरी नॉलेज आपने इंक्रीज की। विकिपीडिया नहीं, विकिपीडिया पे जाकर के आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जो भ्रांति फैलाई जा रही है उसको ठीक कीजिए ना। मुझे तो आप चुप करा सकते हैं, यहाँ पर आपका कोई लिंक नहीं है पीएफआई के साथ, ये बात मैं मान लूंगी आपके इस चैनल में बैठ करके। लेकिन आप जो इन्फॉर्मेशन, पता नहीं कौन इन्फॉर्मेशन ये फैला रहा है कि एसडीपीआई और पीएफआई के बहुत गहन लिंक है, इसको भी आप रेक्टिफाई कीजिए। जी सर। देखिए, विकिपीडिया, सोशल मीडिया और गोदी मीडिया, इनकी तो बात ही मत कीजिए। ये सब जो है पेड है, वो आपको भी पता है। हाँ। सौरभ जी के सवाल पे मैं हाँ बोलिए। सौरभ जी का जो सवाल है कि इंडिया 2047 के अंदर जो बातें कही गई इस्लामिक राष्ट्र की, उसके अंदर जो 10% अगर मुसलमान आ जाए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो ऑर्गेनाइजेशन है एम्पावर इंडिया फाउंडेशन, जैसा कि आपको पता है ये एक रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है, इसके वेबसाइट पे जाके देख लें, इसका एक रोड मैप है। उस रोड मैप के अंदर कहीं भी ऐसा एक वर्ड भी नहीं लिखा है। मुझे भी नॉलेज नहीं था, जब से एडिशनल एसपी पटना फुलवारी शरीफ ने कल स्टेटमेंट दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मैंने स्टडी की, मैंने पढ़ा है, उसमें एक कहीं सिंगल वर्ड भी नहीं है। अच्छा, आप मुझे सीधा बता दीजिए, छोड़िए उस एम्पावर इंडिया फाउंडेशन को। पुलिस तो ये कह रही है पीएफआई की बुकलेट मिली, पीएफआई की बुकलेट में ये लिखा हुआ है कि 2047 तक इस्लामिक राष्ट्र बनाना है, केवल 10% मुसलमान हमारे साथ आ जाएं और बुज़दिल हिंदुओं को तो हम दबा देंगे और इस्लामिक राष्ट्र बना देंगे। आप इससे इनकार करते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता? पीएफआई के डॉक्यूमेंट में ऐसा नहीं हो सकता? देखिए, पीएफआई की बात मैं नहीं करूंगा, मैं उसकी पैरवी नहीं कर रहा हूँ, मैं हक की बात कर रहा हूँ। कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है, उसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर एडिशनल एसपी ने और बाकी पदाधिकारियों ने ये कहा है कि 10%, वो बात सिर्फ जो है वो फैब्रिकेटेड है। आपको कैसे पता? वो तो पीएफआई के बारे में बोल रहे हैं, अभी आप कह रहे थे मुझे पीएफआई के बारे में पता नहीं है। मैं क्या कह रहा हूँ सौरभ जी, वो फैब्रिकेटेड है, उन्होंने अपना प्रेस रिलीज जारी किया है। आपको कैसे पता फैब्रिकेटेड है? मेरे पास प्रेस रिलीज है, मैं आपको भेज सकता हूँ। प्रेस रिलीज मेरे पास भी है, मेरे पास पूरी एफआईआर है, मेरे पास पूरी एफआईआर है। और एक बात और मैं आपको बता दूं जी, कल 13 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है, उन 2 लोगों को 3 दिन तक लगातार जो है इलीगल डिटेंशन किया गया। इतना सब आपको कैसे पता है पीएफआई के बारे में? अभी आप कह रहे थे भाई पीएफआई कौन, हम नहीं जानते, हम अलग है एसडीपीआई, और आपको अभी इतना सब जानकारी उनके बारे में हो गया है? क्योंकि कल जो पेश किया गया है 11 तारीख को, अदर परवेज वो एसडीपीआई का, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया का पटना जिला महासचिव है, वो हमारे लीडर को गिरफ्तार। तो अच्छा, पीएफआई के साथ साथ आपके लोगों को भी गिरफ्तार किया है? 11 तारीख को इलीगल डिटेंशन किया गया, उसके बाद 13 तारीख को जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये 3 दिन तक जो है साजिश रची जा रही थी, बिहार पुलिस की साजिश रच रही थी। सर, पीएफआई, आपकी एक तो आवाज साफ नहीं आ रही, इसको मैं ठीक कराता हूं। आपने जो अपनी शुरुआत में कहा ना कि पीएफआई और एसडीपीआई का कोई रिश्ता ही नहीं है, तो ये ऐसा ही है कि कोई कहे आज की तारीख में कि भाई आरएसएस का और बीजेपी का कोई रिश्ता नहीं है, या कोई ये कह दे कि कांग्रेस पार्टी का और एनएसयूआई का कोई रिश्ता नहीं है। कुछ ऐसी बात आपने कह दी है। चलें, आपने कह दी, लोगों को यकीन होगा नहीं इस बात पर। एक बार जरा मैं शहजाद कुछ कहना चाहते हैं, इस पर फिर लौटता हूं मैं। जी शहजाद। देखिए, मैं एक सेकंड, क्योंकि इनकी लाइन भी खराब है और उनकी अंडरस्टैंडिंग भी खराब है। ये केरला हाईकोर्ट का मैं आपको बताना चाहता हूं सौरभ जी। केरला हाईकोर्ट ने एसडीपीआई पीएफआई एक्सट्रीमिस्ट आउटफिट्स बट नॉट बैंड बाय केरला गवर्नमेंट, ये इन्होंने एक आदेश में या एक ऑब्जर्वेशन दिया है, जिसमें केरला हाईकोर्ट ने फाइंडिंग की है कि पीएफआई एसडीपीआई इंट्रिकेटली जुड़े हुए हैं और दोनों एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। मैं एसडीपीआई के प्रवक्ता से फिर भी पूछना चाहता हूं, पीएफआई के लोग अलग अलग जगहों पर टेरर के लिए या तो उन पर केस चल रहे या कन्विक्ट भी हुए हैं, टीजे जोसेफ के है। एसडीपीआई का कुछ लेना देना नहीं है, तो कंडेम करे पीएफआई को, सीधे साफ खंडन करे और कहे कि पीएफआई एक आतंकी संगठन है, एक्सट्रीमिस्ट संगठन है, हम इसका विरोध करते हैं। एक बार बोल दे। बोलिए शमीम जी, करें कंडेम? शहजाद साहब, आपने अभी कहा कि हाईकोर्ट ने कहा है
एसडीपीआई का जो है लिंक सब है, लेकिन कहना और कहने में फर्क होता है, कोई कनेक्शन नहीं है। आप उसको टेरर ऑर्गेनाइजेशन कह रहे हैं, हाईकोर्ट गलत है, आप सही है। ये भी कहते हैं, आप बैन करने की बात कर रहे हैं, जबकि आरएसएस पूरे देश के अंदर प्रतिबंधित संगठन है, वो कहीं रजिस्ट्रेशन नहीं, रजिस्टर्ड नहीं है वो, आप उसकी बात क्यों नहीं करते? शहजाद साहब, आप उसकी बात क्यों नहीं करते? कौन प्रतिबंधित है शमीम जी? कौन प्रतिबंधित है? प्रतिबंध तो पीएफआई पर लगाने की बात हो रही है। बात होना अलग बात है, प्रतिबंध लगाना अलग बात है। हाँ, पूरे देश के अंदर आरएसएस प्रतिबंधित ऑर्गेनाइजेशन है, संगठन है। आरएसएस प्रतिबंधित संगठन है। आरएसएस प्रतिबंधित संगठन है। आरएसएस कहाँ का? आप कोई एसडीपीआई पीएफआई वाले कोई कहीं और का अखबार पढ़ते हैं क्या? कहीं और किताब पढ़ते हैं क्या? आप थोड़ा सा आरएसएस की शाखा से बाहर निकल। सौरभ जी, हाँ। मैं 30 सेकंड। आरएसएस देश में प्रतिबंधित है और एसडीपीआई और पीएफआई देश की सबसे देशभक्त संस्थाएं हैं। शुभ्रष्टा जी, एक मिनट जरा, दो मेहमान और हैं, मैं एक कमेंट में उनका लेना चाहूंगा। मोहम्मद अतीक साहब, पटना पुलिस का यह कहना है प्रधानमंत्री के आने से पहले गड़बड़ करने की साजिश थी। एएसपी उसमें आतंकी साजिश शब्द इस्तेमाल करते हैं। पकड़ा गया शख्स कहता है कि मैं पीएफआई का एक्टिव मेंबर हूं, अपनी डेजिग्नेशन बताता है पटना में मेरी क्या है। उसके बाद वो कहता है हमारे स्टेटेड गोल क्या है। ये जरा सुनिएगा आप कि वो करना क्या चाहते हैं, ये जरा बहुत महत्वपूर्ण है। इनके गोल ये हैं कि इसका मुख्य उद्देश्य भारत में मुसलमानों पर हो रहे अत्याचार का बदला लेना तथा इस्लाम धर्म के ऊपर जो भी गाली गलौज कमेंट करे उनको निशाना बनाकर उन पर हमला करना। हाल के दिनों में नुपुर शर्मा के द्वारा जो हमारे धर्म पर अपशब्द बोला गया, उनके खिलाफ बदला लेने हेतु जो मुहिम चलाई जा रही है, जिस क्रम में महाराष्ट्र के अमरावती एवं राजस्थान के उदयपुर में बदला लिया गया है। तो ये सबको ये कहते हैं कि हमारे धर्म के खिलाफ जो बोलेगा उसके ऊपर हमला करना, ये इनका स्टेटेड ऑब्जेक्टिव है इस संस्था का। अब मुझे बताइए, इस संस्था को आतंकी संस्था कहेंगे नहीं कहेंगे? सौरभ, देखिए, हिंदुस्तान में किसी भी एक्सट्रीमिस्ट की जगह नहीं है, चाहे वो हिंदुओं की जहनियत वाले हों, चाहे वो मुसलमानों की जहनियत वाले हों, और ऐसे लोग बन के सामने आते हैं। लेकिन मैं ये कहूंगा कि जो है सुरक्षा के मामले में कभी भी जो है पेश में नहीं रहना चाहिए। अब आप ये बताइए कि सिद्धू मूसेवाला की सुरक्षा को हटाया गया तो उनका कत्ल हो गया, लिहाजा अब हमारे ये जो खतरा है वो हमारे प्रधानमंत्री तक आ गया है। प्रधानमंत्री की सुरक्षा हमेशा होनी चाहिए, वो हमारे प्रधानमंत्री हैं। लेकिन ये है कि ये दूसरा कार्यकाल है भारतीय जनता पार्टी की सरकार का, उत्तर प्रदेश में भी और सेंट्रल में भी। लेकिन अभी शहजाद पूनावाला कह रहे थे कि कांग्रेस बैन नहीं लगाने देती है। कांग्रेस ने सिमी पे बैन लगाया था, लेकिन ये दूसरे काल में भी जो है शहजाद पूनावाला कांग्रेस को दोष दे रहे हैं कि कांग्रेस बैन नहीं लगाने दे रही है। ये कांग्रेस की लकीर कब तक पीटते रहेंगे? आप देखिए, जो एनआरसी और सीए का प्रदर्शन हुआ था उसमें भी बहुत जो है पीएफआई का नाम उछला था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ढेला बराबर कोई कार्रवाई। आप मांग कर रहे हैं इनसे, आप बीजेपी से, सरकार से मांग कर रहे हैं कि ये पीएफआई पर बैन लगाएं? अगर इनके पास पुख्ता सबूत है तो ये हाथ पे हाथ धरे बैठे क्या कर रहे हैं? क्यों शहनाई बजा रहे हैं कि प्रधानमंत्री तक पहुंच गए वो लोग? वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा को खतरा है। अरे ये बाहर निकलें और कांग्रेस पे, समाजवादी पार्टी पे, मुस्लिम लीग पे इल्जाम लगाना जो है खत्म करें, ये कार्रवाई करें। कार्रवाई तो कुछ करते एक मिनट चले, ठीक है, शहजाद रिस्पॉन्ड कर दें। सौरभ जी, जस्ट 30-40 सेकंड दे देना, मुझे इसका विस्तृत जवाब देना है। आपको याद होगा झारखंड में हमने बैन लगाया था और वहां पर झारखंड की हाईकोर्ट ने बैन को अपहोल्ड नहीं किया था और उस समय सरकार बदल गई थी और उसके बाद उन्होंने अपील नहीं की थी। देखिए, कुछ स्टेट्स है जहां पर पीएफआई ज्यादा एक्टिव है, उत्तर प्रदेश, केरल, कर्नाटका, झारखंड, राजस्थान में तो क्लीन चिट और खुली छूट मिली हुई है। कर्नाटका में ये देखिए 175 केस वापस ले लिए थे कांग्रेस ने। अभी हमारी पुलिस वहां पर एक केस बना रही है, बहुत सारे मामलों में सबूत मिले हैं। बिना केस के अगर बैन कर देंगे तो फिर वो बैन अपलिफ्ट हो जाता है, आपको भी पता है। केरल में जो सरकार एक समय पर कहती थी सिमी का अवतार है, हाईकोर्ट ने कहा ये एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, लेफ्ट की सरकार है, वो बैन करने को तैयार नहीं है। उत्तर प्रदेश में हमारी जहां सरकार है वहां पर कार्रवाई हुई है, हमने बैन की मांग की है। तो इस प्रकार से, और मैंने फिर से बता रहा हूं, केवल संगठन नहीं, सदस्यों पर भी बैन की हमने व्यवस्था आज की है, तो सदस्यों पर भी बैन हम कर रहे हैं। पर मेरा सवाल इनसे यह है कि आप मुझे बताइए कि अधिकृत रूप से कांग्रेस पार्टी को जब कहा जाता है कि बैन लगाइए, ये केसी वेणुगोपाल का स्टेटमेंट, एआईसीसी लीडर है, वो कहते हैं वेणुगोपाल रूल्स आउट बैनिंग पीएफआई।
क्यों भाई, आपको क्यों पीएफआई को बैन नहीं करना है? जहां पर आपकी राज्य सरकारें हैं, जहां पर केसेस बिल्डअप किए जा सकते हैं, वहां पर आप क्यों नहीं करते? कर्नाटका हाईकोर्ट ने बताया पीएफआई और सीएफआई कैसे हिजाब मामले में इन्वॉल्व थे, फिर भी राजस्थान में हिजाब के नाम पर मार्च निकालने की परमिशन दी जाती है। ये मानसिकता है, ये मानसिकता के तुष्टिकरण की राजनीति के चलते हम केस दबा देंगे। हम आप कह रहे हैं कि आप पुख्ता केस बना रहे हैं और एक वक्त ऐसा आ सकता है जब पीएफआई पर बैन लगे। सही जवाब। निश्चित। देखिए शहजाद भाई का जो कांग्रेस प्रेम है वो मुझे लगता है बार बार निकल करके सामने कभी कभार झलक आता है। देखिए अभी इन्होंने पीएफआई से रिलेटेड इतनी लंबी चौड़ी गुफ्तगू करी और उन्होंने बताया कि पीएफआई के ऊपर केरल सरकार की और तमाम चीजों के, अगर आपके पास इतने पुख्ता सबूत हैं एज ए भारतीय जनता पार्टी स्पोक पर्सन के, क्योंकि कानपुर के अंदर जब अभी हमने देखा कि दंगा होता है तो पीएफआई का नाम होता है, उसके बाद अगर हम देखेंगे कि दिल्ली के अंदर कोई दंगा होता है तो पीएफआई का नाम होता है। आप सिंपल काम करिए, आप सत्ता में है, सरकार आपकी है, मेजोरिटी आपकी है, एनआईए से कहें कि जांच करे, उसमें फिर पुलिस क्या कर लेगी? जब एनआईए को केस ट्रांसफर हो जाएगा तो उसके बाद पुलिस का कितना बड़ा रोल रहता है? आपको कोई हमदर्दी नहीं है ना पीएफआई एसडीपीआई से? अरे साहब मुझे कौन सी हमदर्दी होने लगी? मुझे कोई हमदर्दी नहीं, मैं तो वो बात करता हूं जो संविधान की बात हो। दूसरी बात मैं ये कहता हूं, जो लोग ये ख्वाब देख रहे हैं कि इस देश को मुस्लिम राष्ट्र बना देंगे तो उनके खिलाफ, ऐसे लोगों के खिलाफ पूरा देश खड़ा होगा, और वो लोग जो ये सोचते हैं इस देश को जो है हिंदू राष्ट्र बना देंगे, उनके खिलाफ भी जो है देश का सच्चा इंसान खड़ा होगा। जो संविधान प्रेमी लोग हैं वो खड़े होंगे। नहीं, वो तो आह्वान कर रहे हैं, वो तो कह रहे हैं हमें तो केवल 10% मुसलमानों का साथ चाहिए। ये तो बुज़दिल कौम है, बाकी दूसरी इनको हम दबा करके बना लेंगे हिंदू मुस्लिम राष्ट्र। सुनिए, यहाँ का मुसलमान, आपने सवाल मेरे से कहा है तो जवाब भी मेरे से लीजिए। यहाँ का मुसलमान संविधान पे बिलीव करता है और यहाँ की खूबसूरती, हिंदुस्तान की खूबसूरती, हिंदुस्तान का सेकुलरिज्म है। ठीक है, यहाँ के जितने भारतीय हैं उसमें अगर ये पर्चा पीएफआई का पाया जाता है तो पीएफआई जैसे सोच की कोई जरूरत नहीं है ना हमारे देश में। ठीक है, पूनावाला साहब एक सेकंड, जरा इनका जो पहला पहलू था सवाल का, मैं जरा उस पर डीजीपी साहब के पास जाना चाहता हूं, उसके बाद आ जाऊंगा, फिर शुभ्रष्टा भी। डीजीपी साहब, एक सवाल जो सैयद जवाद ने कहा, बाकियों ने भी कहा, ठीक है, वाजिब सवाल है। हर इंसिडेंट के बाद, चाहे वो करौली राजस्थान में हो, यूपी में हो, केरल में हो, कर्नाटक में हो, महाराष्ट्र में हो, किसी भी स्टेट में कहीं हिंसा होती है, पीएफआई का नाम आ जाता है। तो ये इन्वेस्टिगेशंस कहां पहुंचती हैं? और इतने सालों से इनके ये सिलसिला चलते चलते आज हम बैन की बात कर रहे हैं। आपने भी कहा कि इनके खिलाफ बहुत सारी बातें आई, तो अड़चन क्या आती है? देखिए, इनका जो भी कहना हो, फैक्ट ये है कि जब भी कोई इन्वेस्टिगेशंस होते हैं और उसमें एविडेंसेस मिलते हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस हो, चाहे एविडेंशियरी वैल्यू दूसरे नेचर का हो, पीएफआई का नाम अगर आता है तो उस पीएफआई के नाम को शामिल किया जाता है। ये कोई मैन्युफैक्चर्ड या कोई कॉन्कॉक्टेड स्टोरी नहीं है। और जहां तक आप ये कह रहे हैं, एनआईए के पास भी इन्वेस्टिगेशंस है और उन्होंने भी इस तरह के तर्क निकाले होंगे। मैं उसका प्रीवी नहीं हूं, लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि जब उत्तर प्रदेश की पुलिस, बिहार की पुलिस, केरला की पुलिस, झारखंड की पुलिस, सभी पुलिस कह रही है। जवाद साहब एक मिनट बोलने दीजिए प्लीज, प्लीज उनको पीछे मत इंटरप्ट कीजिए, हम सब में सबसे सीनियर है। जी सर बोलिए। तो मैं ये कह रहा था कि ये जितने भी एविडेंसेस आए हैं, उस एविडेंसेस के आधार पे ही कोई बात कही जा रही है। और मैंने स्वयं देखा कि उत्तर प्रदेश में जब इस तरह के हिंसात्मक कार्रवाइयां हुई, कई जनपदों में हुई, जिसमें 22-23 मुकदमे दर्ज हुए और उन मुकदमों में कई लोगों को गिरफ्तार किया गया, और हमारे पास इस तरह के प्रमाण मिले कि उनके डॉक्यूमेंट्स, उनके जितने भी लिटरेचर्स थे, ई बुक्स थे, इन सबों से पता चला कि पीएफआई का क्या रोल है। तो ये बातें, ये माने या ना माने, और ये भले पुलिस की भूमिका को संदेहात्मक रूप से देखें, लेकिन फैक्ट ये है कि उनकी भूमिका को हम लोगों ने देखा था और उनकी भूमिका के आधार पर ही विवेचना की जा रही है। वो ट्रायल होगा, ट्रायल में जो भी होगा, और जैसा कि केरला हाईकोर्ट ने कहा वो बात सही है, और झारखंड हाईकोर्ट ने ये भी बात सही है कि झारखंड हाईकोर्ट ने उसको नहीं माना, लेकिन इसकी अपील नहीं की गई। बहुत सारे हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो अभी प्रिलिमिनरी स्टेज में हैं। हो सकता है कि आने वाले वक्त में उन सारे डॉक्यूमेंट्स को कंपाइल करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उस पर कोई कार्रवाई करेगी। जी ठीक है, आखिरी 2 कमेंट्स का वक्त है। मैं चाहूंगा शुभ्रष्टा जी पहले अपनी बात रख लें, अंत में पूनावाला साहब। शुभ्रष्टा जी, अब कैसे बढ़ना चाहिए इस मामले में? पूरा अखबारों में पीएफआई छपने से तो कुछ होगा नहीं, कुछ तो कार्रवाई करनी होगी। जी सौरभ जी, 2-3 बातें हैं। एक तो मेरी बात का जवाब नहीं दे पाए एसडीपीआई के जो नेता यहाँ बैठे हुए, वो नहीं दे पाए। उन्होंने सीधे सीधे कह दिया कि कोई लिंक नहीं है पीएफआई और एसडीपीआई का।
लेकिन ये बात जग जाहिर है, ये बात डॉक्यूमेंट्री एविडेंस से प्रूव हो चुकी है, ये बात अलग अलग हाईकोर्ट्स के हलफनामे से तय हो चुकी है कि एसडीपीआई पीएफआई का राजनीतिक एक्सटेंशन है। और अगर इस बात से शमीम इनकार करते हैं तो वो आज एक डॉक्यूमेंट जाए, वो तो बड़े नेता होंगे अपने पार्टी के, ले जा करके एक डॉक्यूमेंट रिलीज करें ना और कहें कि हमारा पीएफआई से कोई लेना देना नहीं है। जैसे आरएसएस और बीजेपी का कोई संबंध नहीं है एक दूसरे से, वैसे ही पीएफआई का और एसडीपीआई का कोई संबंध नहीं है एक दूसरे से। लिख दें, कोई दिक्कत ही नहीं है, देश की जनता को भी समझ में आ जाएगा। इसलिए देश की जनता को बरगलाएं नहीं। दूसरी बात, हम ये बात मांग बार बार उठती है जब जब पीएफआई को लेकर के सवाल उठते हैं कि इस ऑर्गेनाइजेशन को बैन क्यों नहीं किया जा सकता। शहजाद जी ने जो बात कही उस बात में सच्चाई है या नहीं है, वो बात कहां तक सच है कहां तक नहीं है, इसका फैसला बाद में होगा। पहले आप लिस्ट तो जारी करो कि पीएफआई में इतने लोग हैं और इन लोगों के ऊपर कार्रवाई करनी है। और ये लिस्ट जारी होने इतने इंसिडेंट्स में इनका नाम आया है, लग रहा है। इतने आप अगर ये लिस्ट जारी कर देते हैं तो कम से कम सौरभ जी, मेरा ये कहना है कि पीएफआई जो भी ऑर्गेनाइजेशन आप बैन करना चाहते हैं, आप पीएफआई बैन करना चाहते हैं, एसडीपीआई करना चाहती हैं, वो सारी ऑर्गेनाइजेशन जो संदिग्धता के घेरे में है, आप उनके मेंबर्स के नाम सार्वजनिक कीजिए। ठीक है शुभ्रता जी, समय जा रहा। मैं एक पर आपकी की बात पर है क्या, मैं पूरी बात भी नहीं बोल पाती। शुभ्रता जी आप समय चला गया, आप लोग बात सुनते क्यों नहीं है? पूरी बात सुनने में इतनी तिलमिलाहट। एक फाइनल कमेंट आपकी बात पर शहजाद पूनावाला का। जी शहजाद जी, बात तो सुन लीजिए मैं क्या कह रही हूँ। आपका नाम उसमें नहीं आएगा ना, अगर आप ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े नहीं, आपका नाम नहीं आएगा। ठीक है शुभ्रता, 370 हटा के दिखाओ, 370 हटा के दिखाओ। जब हट गया तो कहने लगे क्यों हटा भाई, क्यों हटा भाई, क्यों हटा। वैसे ही पीएफआई का भी है। और दूसरी बात, जब सिमी पर बैन लगा था, सुप्रीम कोर्ट ने बैन लगाया था, लालू और मुलायम जी ने उसका समर्थन किया था और कहा था कि सिमी तो बहुत अच्छी तंजीम है, उस पर कोई बैन नहीं लगना चाहिए। तो ये जब तक सॉफ्ट कॉर्नर होगा ना इन तंजीमों के लिए, तब तक यहाँ पर कार्रवाई, क्योंकि हम एक फेडरल स्ट्रक्चर में रहते हैं। केरल की हाईकोर्ट का ऑब्जर्वेशन आने के बाद केरल सरकार ने अभी तक बैन क्यों नहीं लगाया, ये सवाल भी पूछा जाना चाहिए। चलिए ठीक, समय इतना ही था, लेकिन एक बड़ी अजीब बात मैं देख रहा हूं, सारे सवाल पीएफआई एसडीपीआई से हैं। शमीम अख्तर चुपचाप बैठे हैं सब, और जो सबसे ज्यादा आपत्ति सैयद जवाद और मोहम्मद अतीक को हो रही है, जिनका ना पीएफआई से कोई लेना देना है ना एसडीपीआई से कोई लेना देना है। अभी दोनों कह रहे थे सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए, वो कह रहे हैं हम सबूत जुटा रहे हैं, तो सबसे ज्यादा आप ही लोगों को तकलीफ हो रही है, पता नहीं क्यों। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप लोगों का। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।